हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस सेशन पे हम मोड मीडियन टेस्ट को जानेंगे। प्रीवियसली कुछ सेशन से हम नॉन पैरामेट्रिक को स्टार्ट कर चुके हैं और उससे पहले हमने पैरामेट्रिक डेफिनेशन समझी, पैरामेट्रिक टेस्टिंग की और उसके डिफरेंट टाइप्स भी जाने। तो वो तमाम सेशन समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है ताकि अपकमिंग डेज पे जितने भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आ रहे हैं हम बड़े आसानी के साथ उसे समझ सकें। तो ये तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसे फ़हद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आकर देख सकते हैं। तो मेरे चैनल के आप इस वक्त प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं। यहाँ पर आने के बाद तमाम वीडियोस को विद ईज़ सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। आप मुझे मेरे ब्लॉग पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो एज़ यूजुअल हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली व्हाट इज अ मोड्स मीडियन टेस्ट। तो एज अ नेम सजेस्ट कि ये जो टेस्ट है वो हमारे मीडियन पर बेस करता है, लेकिन मीडियन पे तो सारे ही टेस्ट बेस कर रहे हैं जब से हमने नॉन पैरामेट्रिक को स्टार्ट किया। लेकिन मोड्स मीडियंस में ऐसा एक्चुअली क्या है समझते हैं। So the mode median test is used to compare the median of the two sample to find out if they are different or not। यानी हम मीडियन के बिहाफ पर ये देखना चाह रहे हैं कि जो दो सैम्पल्स आपके पास मौजूद हैं वो डिफरेंट हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू कंपेयर द मीडियन नंबर ऑफ द positive calls to a hotline versus the median number of the negative comments called to find out if they are getting significantly more negative comment than the positive comments or the vice versa। यानी आप कॉल्स के दरमियान कुछ मीडियन वैल्यू से डिफरेंस देख सकते हैं। इसी तरह से जो कमेंट्स आ रहे होते हैं किसी भी सोशल नेटवर्क्स पर, उसमें कितने पॉजिटिव कमेंट्स हैं और कितने नेगेटिव कमेंट्स हैं, उसमें आप टेस्ट करके डिफरेंस देखना चाह रहे हैं मीडियन वैल्यूज़। सो दिस टेस्ट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक, एज अ नेम सजेस्ट के यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होगी। सो द अल्टरनेटिव टू अ वन वे अनोवा, ठीक है। तो वन वे अनोवा का ये अल्टरनेटिव नेम है। वन वे अनोवा को हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होंगे जब हमारे पास जो है वो पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है यानी नॉर्मल होती है, और नॉन पैरामेट्रिक को हम उस वक्त करते हैं जब वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होती है। So the non-parametric means you don't have to know what distribution your sample come from, which means the normal distribution. Before running the test, you said your sample should have been drawn from the distribution with the same shape. This test has very low statistical power for the sample drawn for the normal distribution or short-tail distribution. So ये सारी चीज़ें तो हम स्टार्टिंग से ही ये समझते हुए आ रहे हैं कि जब हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री चीज़ें होती हैं और वो स्क्यूड बेस पे किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पर डेटा हो सकता है। हाइपोथेसिस की बात करें तो इसका जो बेसिक हाइपोथेसिस होगा यानी नल हाइपोथेसिस इज़ दैट द मीडियन आर द सेम फॉर द बोथ ग्रुप। यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं M1 मीडियन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सैम्पल 1, तो M2 हमारे पास सैम्पल 2 है, तो ये दोनों सेम है। और अल्टरनेटिव का मतलब ये होगा बोथ आर नॉट सेम। तो ये बेसिक हाइपोथेसिस प्रॉब्लम हो गई। तो किस तरह का की वर्किंग होगी, डेटा किस फॉर्म पर होगा हमारे पास जब हम मोड्स मीडियन टेस्ट को यूज़ कर रहे होंगे, यानी क्या अजम्पशन होंगी। तो डेटा शुड इंक्लूड ओनली वन कैटेगोरिकल फैक्टर, जैसे वन वे एनोवा में वन कैटेगोरिकल होता है तो यहाँ पर भी वन ही होगा। रिस्पॉन्स वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स वेरिएबल होल्ड करेगा। सैम्पल डेटा नीड नॉट टू बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड एज यूजुअल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। सैम्पल साइज कैन बी अनइक्वल टू, यानी अनइक्वल हो सकते हैं। 4 स्टेप बेसिक हैं इनके। सबसे पहले तो कैलकुलेट मीडियन एम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सैम्पल्स, यानी अगर आपके पास दो सैम्पल्स हैं तो उन सैम्पल्स को आप पहले मर्ज करोगे, मिलाओगे, ठीक है। यानी M1 प्लस M2 करोगे, नॉट M1 इज S1 प्लस S2, ठीक है। यानी दो सैम्पल और इसके बेस पर आप यहाँ से मीडियन फाइंड करोगे, ठीक है। S1 प्लस N2 से मिला दिए कि तमाम वैल्यूज़ को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी कॉन्टीजेंसी टेबल बनेगी। कॉन्टीजेंसी टेबल क्या होती है ये हम अभी एग्जांपल में भी देखेंगे, लेकिन हम ये काई स्क्वायर पे भी देख चुके हैं। यानी दो टेबल्स बना के जितने सैम्पल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम मीडियन से कंपेयर कर रहे होते हैं कि कितनी वैल्यूज़ मीडियन से ज़्यादा है और कितनी कम है। ये स्टेप नंबर 2 पे उसी की बात हो रही है। 3 के अंदर हम काई स्क्वायर को इस्तेमाल करेंगे। वो बेस करेगा कि आपके पास जो n की क्वांटिटीज़ हैं N1 एंड N2 की, क्या वो 10 से ज़्यादा आ रही है नहीं। अगर वो 10 से कम होती है तो हम हाइपरज्योमेट्रिक यूज़ करते हैं और अगर 10 से ज़्यादा आ रही होती है तो हम काई स्क्वायर को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन पे कवर कर चुके हैं। सो उसके बाद हम H0 पे डिसीजन लेते हैं कि इफ़ P वैल्यू इज़ लेस देन अल्फा देन देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन दैन द मीडियन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल्स टू सैम्पल्स आर ड्राइव्ड, अदरवाइज नो सिग्निफिकेंट
between the median is found. जिस तरह से हम null hypothesis या alternative पर decision ले रहे होते हैं based on the calculated and tabulated value. तो ये basic 4 steps हैं, बहुत ही आसान से इसके क्वेश्चन हो सकते हैं जो अभी हम देखेंगे, तो बड़े आसानी से हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि प्रॉब्लम्स किस तरह से होती हैं, उसका सोल्यूशन कैसे होगा बाय यूजिंग दिस 4 स्टेप्स. सो लेट अस स्टार्ट. नंबर 1 हम शुरू करते हैं. तो नंबर 1 पे जाने से पहले हम वो दोनों चीज़ें समझ लेते हैं जिसका जिक्र अभी मैंने स्टेप नंबर 2 पे किया कि व्हेन ईदर n1 और n2 और बोथ इज़ लेस देन 10, यानी जब कॉन्टीजेंसी टेबल बनाई जाएगी, विच मीन ये हमारे पास कॉन्टीजेंसी टेबल है, तो इसमें वो तमाम काउंट जो मीडियन की वैल्यू से ज़्यादा है और वो मीडियन से वैल्यू से कम है, किसमें सैम्पल 1 में और सैम्पल 2 में. तो इनकी वैल्यूज़ का जब सम होगा उससे मैं n1 कह रहा हूँ, इनकी वैल्यूज़ को n2 कह रहा हूँ. तो ये n1 हो जाएगा और दूसरी वैल्यू से इसकी n2 है, और इनके सम को हम कैपिटल N कह रहे होंगे. ठीक है, तो ये बोथ का जो वर्ड है वो इसी को इंडिकेट कर रहा है. सो देन टू f2 विच मीन सैम्पल 1 का जो मीन है वो सैम्पल 2 के मीडियन के बराबर है. तो अगर इनके सम की वैल्यूज या n1 और n2 की वैल्यूज 10 के बराबर आती है या उससे कम होती है, तो हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपने जो हमारे नल हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर रहे होंगे. However, if both n1 and n2 is greater than or equal to 10, that's an important concept, या 10 हो या 10 से ज़्यादा हो, so then we use a contingency table, और उस contingency table के बिहाफ पर हम chi स्क्वायर यूज़ करेंगे. ठीक है, तो chi स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल का स्क्वायर, विच मीन ओ ई का होल का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये इसका फार्मूला होता है. इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए मोड्स मीडियन टेस्ट को यूज़ करेंगे. होपफुली ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी. अब हम प्रॉब्लम पे चलते हैं. तो प्रॉब्लम फर्स्ट है, द डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस फ्रॉम द टू मशीन A and B आर गिवन बिलो. हमारे पास एक मशीन है जो डिफेक्टिव पीस प्रोड्यूस कर रही है और उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है, यानी मशीन A है और मशीन B है. तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर इसके सामने मौजूद है. और हमने अभी एजम्पशन पे देखा था कि जो नंबर ऑफ द क्वांटिटी है वो अनइक्वल टू हो सकती है, यानी वैल्यूज़ जो है सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं. तो आप देख रहे हैं दोनों में वेरिएशन मौजूद है काउंट के रिस्पेक्ट से. टेस्ट वेदर दीज सैम्पल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन यूजिंग मीडियन टेस्ट. तो हमें ये मालूम करना है कि इनकी मीडियन वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही है या फिर नहीं आ रही है बेस्ड ऑन दी सैम्पल पॉपुलेशन जो कि सेम पॉपुलेशन से ली गई है. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो A है हमारे पास, A की तमाम वैल्यूज़ को हमने लिया और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया और B को भी इसके साथ मर्ज कर दिया. जब हमने मर्ज किया तो बेसिक जो मीडियन फाइंड करने का रूल होता है, मीडियन फाइंड करने का रूल का मतलब ये कि मिड वैल्यू. तो मिड वैल्यू अगर ऑड होती है तो हम डायरेक्ट 1 नंबर लेते हैं, और इवन होता है तो हमें पता है कि हम उन दो वैल्यूज़ को सम कर देते हैं जो मिड पे आ रही होती है. लेकिन इस वक्त यहाँ पर काउंट जो है वो ऑड है, तो 25 वो नंबर है जो यहाँ पर मिड पर आ रहा है. तो मैं कह सकता हूँ कि ये मीडियन वैल्यू है. ठीक है, पहला काम हमारा हो गया. अब हमें इस 25 वैल्यूज़ को इस ओवरऑल सैम्पल से, यानी सैम्पल 1 से और सैम्पल 2 से कंपेयर करना और देखना है कि कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 25 से या तो बराबर हैं या 25 से बड़ी हैं. तो जब आप इनमें मैं काउंट कर रहा हूँ तो सैम्पल 1 में मुझे 6 ऐसी वैल्यूज़ मिल रही हैं जो मीडियन की वैल्यू से या तो ग्रेटर हैं या उसके बराबर हैं. इसी तरह से लेस देन मीडियन की वैल्यूज़ यहाँ पर जितनी हैं वो है 3. ठीक है, हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं एक एक करके 25 से छोटी वैल्यूज़ कितनी हैं. इसी तरह से जब मैं सैम्पल 2 में देखता हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहले मैंने सैम्पल A की बात की थी. ठीक है, यहाँ से मैं सिर्फ एग्जाम्पल पे कह रहा था कि यहाँ देखेंगे, लेकिन जब यहाँ पर जो सैम्पल 1 और 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है इसमें और इसमें देखा जा रहा है 25 के रिस्पेक्ट से. जब मैं इसमें देखता हूँ तो मुझे सैम्पल 2 में देखता हूँ तो ग्रेटर और 2 मिलती हैं, और लेस देन मीडियन यानी 25 से लेस देन वैल्यू B में जो है वो 4 है. ठीक है, इस बेस पे जब मैं इसका सम करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाती है 9 और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 6. इसका मतलब ये हो गया कि ये n1 हो गया और ये n2 हो गया. तो मैं कह सकता हूँ n1 इक्वल टू 9 और n2 इक्वल टू 6 एंड कैपिटल N इक्वल टू 50. राइट, तीनों वैल्यूज मिल गई. अब है हमारे पास बेस्ड ऑन द वैल्यूज, क्योंकि n की वैल्यूज n1 एंड n2 की वैल्यू लेस देन 10 है, तो हमें हाइपरज्योमेट्रिक को यूज़ करना है जिसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है. हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्लेलिस्ट पे जो है वो चीज़ें देखें अगर आपने नहीं देखा हुआ है. मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा. वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या पता चलेगा, कॉम्बिनेशन वेस पर वैल्यूज आएगी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से मालूम किया जा सकता है. कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन क्या होता है वो चीज़ें भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्लेलिस्ट पे, उसकी वीडियोज़ भी विद एग्जाम्पल मौजूद हैं. तो अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूँ उसमें.
तो अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करूं तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, के की 9 और स्मॉल के की वैल्यूज हो जाएगी 6, ठीक है। यानी ये रही 9 और ये रही 6 वैल्यूज, ये मैंने लिखा, ब्रैकेट बना दिया। इसके बाद है कैपिटल एन माइनस के, तो कैपिटल एन है 15, ठीक है। उसमें से मैं फर्दर 9 वैल्यूज को माइनस करूंगा, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो आ जाएगी 6, ठीक है। कैपिटल जो स्मॉल एन माइनस के जब किया जाएगा तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी 8 माइनस 2, कैसे 6 एंड 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 माइनस जब हम 6 करेंगे, ठीक है, 8 माइनस 6 करेंगे ये वाले 6 को, तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी 2, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर 2, तो ये आ गया 6 2, राइट। इसके बाद डिवाइड बाय कैपिटल एन एंड स्मॉल एन है, कैपिटल एन की वैल्यू 15 है और स्मॉल एन की सिर्फ वैल्यूज अगर अभी हमने देखा तो मैंने कहा था कि इसकी जगह पर 6 और 2 को ऐड करा जा रहा है 8, और उसके बाद फिर 6 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो उसका मतलब है स्मॉल एन की वैल्यूज क्या है, 8 है, वो मैंने लिख दिया। अब वैल्यूज निकालेंगे और निकालने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक ऐसी वैल्यू दे रहा होगा जो डेसिमल प्लेस के साथ होगा, विच मीन 0.1958, ये आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। अब ये कैसे आ रही है, कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, कोई एक वैल्यूज आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू से उसे डिवाइड कर देंगे, ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी पी वैल्यूज आई है, यानी ये जो हमने फाइंड किया है, द वैल्यू ऑफ द पी इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। अगर ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इस बेस पर हम क्या करेंगे, एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी की 0.1958, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0.05। 0.05 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ होता तो हम 5% लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है सिग्निफिकेंस से, तो बेस्ड ऑन दिस मैं कहूँगा कि हमारा जो एच नॉट इज एक्सेप्टेड, एंड दैट्स इट। तो इस तरह से हमने पहले प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर लिया बेस्ड ऑन द मोड मीडियन टेस्ट, जहाँ पर हमने हाइपरजोमेट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को यूज़ किया, और क्यों किया वो अभी हम रीजन देख चुके हैं, राइट। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। तो सेकंड एग्जांपल के अंदर हम कॉन्टिजेंसी टेबल भी बना रहे हैं प्रीवियस एग्जांपल की तरह, लेकिन यहाँ पर बेस्ड ऑन द एन वैल्यूज़ यहाँ पर हम काई स्क्वायर को यूज़ करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए मेजर वेट सप्लायर फ्रॉम टेक्सास एनालाइजिंग द यील्ड ऑफ वेरियस क्रॉप मेथड, तो जो सप्लायर है टेक्सास में, जो क्रॉप यानी जो अनाज को बेचते हैं या उसका कारोबार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन्होंने ये एनालाइज किया कि हर रैंडमली असाइन 2 डिफरेंट वेट क्रॉप्स मेथड, उन्होंने 2 तरह के मेथड्स को अपने खेत में या खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया है, टू अ वेरी हाई नंबर ऑफ डिफरेंट एकर्स ऑफ फार्म पे, एकर्स फैले हुए लैंड पर उन्होंने अप्लाई किया, एंड रिकॉर्ड द पॉपुलेशन यील्ड रेट यील्ड पर एकड़ फॉर ईच प्लॉट। और उन्होंने जब ये सारी चीज़ें की तो उसके बाद उन्होंने डिफरेंट यहाँ पर रिकॉर्ड्स को वैल्यूज़ को रिकॉर्ड के फॉर्म पे किया। जैसे उन्होंने जब मेथड 1 अप्लाई किया तो ये वाली वैल्यूज़ तमाम आई, और जब मेथड 2 अप्लाई किया डिफरेंट एकर्स पे यील्ड के, तो वो तमाम वैल्यूज़ आई। अब बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है कि क्या इनकी मीडियन वैल्यू सेम आ रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सैम्पल्स की वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और उसके बाद मीडियन फाइंड कर लेंगे। तो जब मैं इन तमाम वैल्यूज़ को लिखता हूँ तो हमारे पास जो काउंट आ रहा है वो आ रहा है इवन नंबर, ठीक है। तो इवन का मतलब ये हुआ कि मुझे 2 वैल्यूज़ ऐड करनी होगी मिड की और उसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है, तो जो सेंटर की है इवन नंबर पे, तो मैंने 15 + 15 किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि 15 हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस अब मैं कॉन्टिजेंसी टेबल बनाऊंगा। 2/2 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 2 ही सैंपल हैं, मेथड 1 और मेथड 2, दोनों लिख दिया। ग्रेटर देन ओवरऑल मीडियन किस में से, मेथड 1 में से, यानी इस तमाम वैल्यूज में से मैं देखूंगा कि 15 से ग्रेटर वैल्यूज कितनी है, ठीक है। तो हम 15 की वैल्यूज को यहाँ पर काउंट करते हैं तो वो 4 है, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू मीडियन वैल्यूज, लेस देन इक्वल का मतलब है 15 या उससे कम 10 है। यही टेक्निक हमने मेथड 2 के वैल्यूज़ में देखी, तो यहाँ पर 9 और 5 मिल रहा है हमें। इन दोनों का काउंट किया तो ये आ गया n1, इनका काउंट किया ये आ गया n2, और फिर इस वे से काउंट किया तो ये वैल्यूज़ आ रही है, और ये दोनों वे पर सम आ रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया ये कैपिटल N की वैल्यूज़ हो गई। तो सेम टेक्निक के साथ कॉन्टिजेंसी टेबल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें जब यहाँ पर देखा तो n1 और n2 दोनों की वैल्यूज़ जो है यहाँ पर वो ग्रेटर देन 10 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम काई स्क्वायर को यूज़ करेंगे।
तो काई स्क्वायर के बेस पर हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की तमाम सॉल्व करके वही लिख ली जो यहाँ पर आ रही थी 4, 9, 10, 5, 10, 14 ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर वही टेबल को ले लिया। अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। जब हम वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे तो काई स्क्वायर के फॉर्मूले में फिट करेंगे। तो इसके लिए हम सेल A1 मल्टीप्लाई बाय B1 कर रहे हैं, ठीक है। A1 का मतलब ये हुआ कि इनका सम, तो ये रहा 14, ठीक है, और B1 का मतलब हुआ कि रॉ वाइज सम, वो हो गया 13। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय क्या कर दिया, 28 से 6.5 आ गया। 14 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये रहा 14, और सेकंड पे यहाँ पर 15 मौजूद है, तो लिखा हुआ है A2 मल्टीप्लाई बाय B1। फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 3 सेम 28 के साथ, फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 15 सेकंड के साथ। तो ये आ गई हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तमाम टेबल्स पे वही वैल्यूज़ लिख दी मैंने, यानी ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये वही हैं जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की आई हैं, ठीक है। अब इन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को काई स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट किया जाएगा। तो काई स्क्वायर ये ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो 4 हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी क्या आई है 6.5, वो लिखा मैंने नीचे भी, और इसका स्क्वायर कर दिया। सेम टेक्निक बाकियों पे अप्लाई कर दिया। ये रहा 10, ठीक है, ये रहा 9, ये रहा 5, 10, 9, 5। जब इन तमाम वैल्यूज़ को स्क्वायर करने के बाद सम किया तो इसकी वैल्यूज़ आ गई 3.65, जिससे मैं कह सकता हूँ कि काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यूज़ ये आ गई। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है। जब हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं तो हम R-1 मल्टीप्लाई बाय C-1 करते हैं, यानी कॉलम में से एक माइनस करते हैं, कॉलम और रॉ में से, दोनों में से -1 करने के बाद वैल्यू आ गई 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया हमारे पास 1। तो लिखने का तरीका ये होगा कि काई स्क्वायर 0.05 इक्वल टू 1। अब मैं टेबल पर जाकर जब देखूंगा कि काई स्क्वायर 0.05 1 पर क्या वैल्यूज़ आ रही है, तो वो आ रही है 3.841। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू से, क्योंकि ये 3.5 है और ये 3.8 है, तो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेटेड जो वैल्यूज आई है इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ काई स्क्वायर फॉर आ 0.05 significance level. Hence we have no convincing evidence to reject the null hypothesis, which mean हम यहाँ पर H0 को accept कर लेंगे। That's all about the solution. So the data are the consistent with the null hypothesis that there is no difference between the two weight crops method, यानी जो इस crops method इसमें मौजूद थे वो उसमें कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। दोनों मेथड्स में सेम अप्रोच के साथ जो है वो यील्ड्स हो रही हैं, फार्मिंग हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि मोड मीडियन टेस्ट क्या है। 2 मेथड्स इसमें हमने देखे कि ये 2 मेथड्स किस तरह से 2 अलग अलग सैम्पल्स के दरमियान मीडियन के बेस पर डिफरेंस कर सकते हैं, और हमने उन्हीं एजम्पशंस को हमने स्लाइड्स पे देखे थे और उन्हीं 4 मेथड्स के बेस पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो क्या है, क्योंकि हम प्रीवियसली तक नॉन पैरामेट्रिक में वो तमाम मेथड्स देख चुके हैं जो नॉन पैरामेट्रिक के थे। हमने साइन टेस्ट देख लिया, 1 सैम्पल 2 सैम्पल, विल्कोसन हमने देखा, फ्रिडमैन देख लिया, क्रस्कुल देख लिया, मैन विटनी भी हमने देख लिया है, ठीक है, मोड आज अभी हमने देखा, और अब हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर कोरिलेशन से रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन पे इस हवाले से बात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आप इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं।